जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने एमपीपीएससी के सारे एग्जाम जो एमपीपीएससी कंडक्ट कराती है, राज्य सेवा परीक्षा प्लस अन्य सभी परीक्षाएं जो कंडक्ट कराती है, राज्य वन सेवा, अभियांत्रिकी सेवा, सहायक प्राध्यापक परीक्षा, तो दोस्तों इनमें जो विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारी तैयारी के लिए एमपीपीएससी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए हमने आपके लिए, आपके सिलेक्शन के लिए एमपीपीएससी पीवाईक्यू की सीरीज शुरू की है, जिसमें आज जो दोस्तों हम लेक्चर नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। जिसमें दोस्तों अगर आपको लेक्चर नंबर 2 देखना है तो ये हमने लेक्चर नंबर 1 प्लेटफॉर्म पे डाल चुके हैं। इसको आप देखिएगा तो उसके बाद दोस्तों आपकी कंटिन्यूसली बन जाएगी कि आप दूसरा लेक्चर भी जो अगले क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम 25 क्वेश्चन करेंगे। ये 25 क्वेश्चन सिर्फ दिखने के लिए रहेंगे। ये जब मैं आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दे दूंगा कि ये कन्वर्ट होकर ये 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने जो लेक्चर 1 में 25 क्वेश्चन कर चुके थे, अब जो हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट होगा लेक्चर नंबर 2, ये 26 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। जिसका पहला क्वेश्चन है, नवसाह सांग चरित्र की रचना किसने करी है? ठीक है, इसके ऑप्शन है दोस्तों धनंजय, लक्ष्मीधर, सोमदेव और पद्मगुप्त। तो दोस्तों इसका जो आंसर है, ये इसका आंसर हो जाएगा पद्मगुप्त। ठीक है दोस्तों, ये जो पद्मगुप्त है ये परमार शासनकाल में रहे। ठीक, परमार वंश जो मालवा का है दोस्तों, मध्य प्रदेश का। ये वाक्यपति, ठीक, वाक्यपति जो मुंज थे, ठीक है, इनके क्या थे? दरबारी कवि थे। और ये लक्ष्मीधर के भाई थे। ठीक है, तो नवसांग चरित्र की रचना किसने करी है? तो दोस्तों पद्मगुप्त ने। पद्मगुप्त किसके दरबार में थे? वाक्यपति मुंज के दरबार में थे। और ये किस शासनकाल से संबंधित रहे? तो ये मालवा के परमार शासनकाल से, और ये लक्ष्मीधर के भाई थे। इसके बाद दोस्तों अगला जो देखते हैं हम 27वां क्वेश्चन, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश का जन्म हुआ था राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। अब दोस्तों ये पाशुपत संप्रदाय, ठीक है, ये किस देवता को मानता है? किस देवता को मानता है? तो ये शिव के उपासक होते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? ये पशुओं के देवता के रूप में से माना जाता है। पाशुपत मतलब पशुओं का देवता। ये किसे माना जाता है? ठीक है, भगवान शिव को। और ऐसे ही शिव भगवान को मानने वाले अन्य संप्रदाय कौन से हैं दोस्तों? लिंगायत है, जो भगवान के लिंग की पूजा करते हैं। उसके बाद है बोक्कलिगा। ठीक है, ये दोनों संप्रदाय दोस्तों, ये भी शैव धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये दोनों है कहाँ दोस्तों? अपने कर्नाटक में। ये दोनों बड़े संप्रदाय कर्नाटक की राजनीति में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लिंगायत और बोक्कलिगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं दोस्तों 28वां क्वेश्चन, भेड़ाघाट स्थित 64 योगिनी मंदिर का प्रमुख केंद्र क्या था? मतलब ये किस पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए बनाया गया था? इसको इस प्रकार से है। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों, तांत्रिक मत के लिए या तांत्रिक क्रियाओं के लिए, भक्ति के लिए, महायान के लिए और पांचरात्र के लिए। तो दोस्तों ये 64 योगिनी मंदिर, जो मतलब ये 64 योगिनी मतलब होता है 64 देवियाँ। ठीक है, 64 देवियाँ। तो इनके लिए यह 64 देवियों के जो समूह का जो मंदिर होता है वो 64 योगिनी मंदिर कहलाता है। तो जो भेड़ाघाट वाला स्थित जो 64 योगिनी मंदिर है दोस्तों, वो तांत्रिक क्रियाओं के लिए इसको क्या किया गया था? निर्मित किया गया था। ठीक है, इसके साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में 3 64 योगिनी मंदिर है, जिसमें एक हो जाता है दोस्तों भेड़ाघाट। ठीक, ये कहाँ है? जबलपुर में। फिर दूसरा हो जाता है दोस्तों खजुराहो में। और तीसरा हो जाता है दोस्तों मितावली। मितावली ये कहाँ है दोस्तों? मुरैना में। तो ये भी आप याद रखिए कि मध्य प्रदेश में कितने 64 योगिनी मंदिर है? 3 है, जिसमें भेड़ाघाट है, खजुराहो है और मितावली मुरैना में है। ठीक है दोस्तों, ये 29वां क्वेश्चन देखते हैं अब।
हिंगलाजगढ़ प्रमुख केंद्र था? कलचुरी कला का, प्रतिहार कला का, परमार कला का और चंदेल कला का। तो दोस्तों जो हिंगलाजगढ़ है, ठीक है, ये अपने हैं मंदसौर में, ठीक है। जो अफीम के लिए हम जाना जाता है हमारे राज्य में, अफीम की खेती के लिए मंदसौर को जाना जाता है। नीमच मंदसौर वाला जो क्षेत्र दोस्तों राजस्थान से सटा हुआ, तो ये जो है हिंगलाजगढ़, ये मंदसौर जिले में अवस्थित है, ठीक है। और ये किससे संबंधित है? परमार वंश से, ठीक। अब परमार वंश, बागपति मुंज, ठीक है, राजा भोज, ये इनसे संबंधित है। फिर 30वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यह कहा जाता है कि एक परमार शासक ने चालुक्य शासक तेलव द्वितीय को 6 बार परास्त किया, उसका नाम क्या है? ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम तेलव द्वितीय का नाम सुनते ही हमको एक कहावत याद आ जाती है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो दोस्तों राजा भोज और गंगू तेली, ठीक है, वो आपको आ जाता है। तो यहाँ पे तेली मतलब तेलव से आप उसको क्लिक मत कीजिएगा। इसका जो आंसर है दोस्तों, पीएससी ने इसका आंसर दिया है वाक्यपति मुंज, कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगतुले। तो ठीक है, तो तेलव की बात होती है उसमें भी, लेकिन दोस्तों गंग वंश के हैं वो। यहाँ पे चालुक्य वंश की बात होती है। जो राजा भोज के साथ हम देखते हैं कि कहाँ गंगू तेली, तो वो गंग वंश के शासक की बात होती है, लेकिन यहाँ पे चालुक्य वंश के शासक तेलव द्वितीय को की बात हो रही है, इसलिए 6 बार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वाक्यपति मुंज। ठीक है दोस्तों, तो परमार शासक ने या वाक्यपति मुंज ने किस मतलब तेलव द्वितीय को 6 बार परास्त किया, तो वो है दोस्तों वाक्यपति मुंज ने, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हर्मिका का संबंध क्या होता है? ठीक है, मंदिर से, मूर्ति से, स्तूप से, और चित्र से, ठीक है। तो हर्मिका का संबंध दोस्तों आपने देखा होगा, हम जब सांची के स्तूप की बात करते हैं, ठीक है, ये सांची के स्तूप की हम बात करते हैं, तो सांची के स्तूप में हम देखते हैं कि यार जो जो हर्मिका शब्द लिखा होता है, ठीक है, हर्मिका शब्द लिखा होता है, हर्मिका होता है, तोरण द्वार होता है। जैसे हम सांची के स्तूप की बात करते हैं, तो तोरण द्वार की जब बात आती है तो उसका निर्माण किसने कराया था? पुष्यमित्र शुंग ने कराया था, ठीक। तोरण द्वार की बात होती है पुष्यमित्र शुंग ने। तो ऐसे ही जो स्तूप से संबंधित एक और शब्दावली होती है, जो होती है हर्मिका, ठीक है दोस्तों। तो आपको याद रखना कि ये जो जो मतलब वोकेबलरी है, ये स्तूप से संबंधित है। हर्मिका, तोरण द्वार या अस्थि अवशेष। तो दोस्तों सांची के स्तूप कहाँ है? रायसेन जिले में है, ठीक। सांची के स्तूप कहाँ? रायसेन में है। और रायसेन को अभी क्या बना दिया गया है, मतलब मध्य प्रदेश की सोलर सिटी के रूप में, इसको पूर्ण रूप से सोलर सिटी के रूप में इससे जाना जाता है। अब जो 32 का क्वेश्चन, उरु सिंह क्या है? ठीक है, प्रवेश द्वार है, लघु शिखर है, बेतान है और भित्ति है। तो दोस्तों ये लघु शिखर होता है। मान के चलो एक बड़ा शिखर ऐसा है और ऐसे छोटे छोटे शिखर बने हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं? उरु श्रृंग बोला जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उरु श्रृंग। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों कि हम कितना ही पढ़ लें, ठीक है, हम पूरे टॉपिक वाइज पढ़ लें, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि उनको हम क्लिक नहीं कर पाते हैं, या हमारे जो हमने जितनी पढ़ाई करी उससे मतलब एक हटके होते हैं, लेकिन वो टॉपिक से संबंधित होते हैं। तो उन क्वेश्चन अगर दोस्तों आपको नहीं बनते हैं, तो उसमें बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम या कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट है, किसी भी कोई भी तैयारी कर रहा है, वो ये दावा नहीं कर सकता कि मैं 100 में से 100 क्वेश्चन कर सकता हूँ। हाँ, 6-7 क्वेश्चन ऐसे दोस्तों आते ही हैं कि जो किसी से भी नहीं बनेंगे। उसमें ये कुछ प्रकार के दोस्तों कुछ क्वेश्चन होते हैं। फिर अगला जो है दोस्तों 33 का क्वेश्चन क्या है? परम सौगात की उपाधि धारण किसने करी थी? भास्कर बर्मन, शशांक, राज्यवर्धन और हर्ष, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, परम सौगात की जो उपाधि धारण करी थी किसने करी थी? राज्यवर्धन ने, ठीक है। अब ये राज्यवर्धन कौन से वंश के थे? तो दोस्तों हरियाणा, ठीक है, हरियाणा के अंबाला के पास,
ठीक है, एक वंश स्थापित हुआ था पुष्यभूति वंश। इसका जो संस्थापक था प्रभाकर वर्धन। ठीक, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन इनके मतलब राज्यवर्धन के क्या थे, पिताजी थे। और राज्यवर्धन, ठीक, इनका मतलब प्रभाकर वर्धन का बड़ा लड़का था। और हर्षवर्धन, जो हर्ष की हम बात करते हैं, हर्षवर्धन छोटा था। और इनकी एक लड़की थी राजश्री। ठीक, तो ये दोस्तों जो राज्यवर्धन है, ये हम जो राजा हर्ष की हम बात करते हैं कि इन्होंने कुंभ का आयोजन किया था 606 में। ठीक, 606 ईस्वी का इनका टाइम पीरियड माना जाता है। तो ये जो राज्यवर्धन है वो हर्षवर्धन के क्या थे, बड़े भाई थे। इनकी बहन का नाम था राजश्री था। ठीक है, प्रभाकर वर्धन की हत्या कर दी थी गोंड वो शशांक ने कर दी थी। ठीक है दोस्तों, तो ये परम सौगात की उपाधि किसने धारण करी थी, राज्यवर्धन ने। अब जो 34वां क्वेश्चन है, काशी का कर्णमरु नामक मंदिर किसने बनवाया। ठीक है, युवराज देव, कोकल, ठीक है, यशकर्ण और लक्ष्मीकर्ण। तो जो कर्णमरु मंदिर है दोस्तों, ये काशी या बनारस, यहाँ बाबा विश्वनाथ विराजमान है। ठीक है, गंगा नदी के किनारे पर काशी वाराणसी। तो दोस्तों यहाँ पे मणिकर्णिका एक घाट है। ठीक है, मणिकर्णिका घाट है यहाँ पे। मणिकर्णिका घाट पे एक मंदिर आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, ये सब झुका हुआ है वो। ठीक है, इस प्रकार से झुका हुआ है, ये 9 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, ये जो पीसा की मीनार है उससे ज़्यादा भी दोस्तों क्या है, ये मंदिर क्या है, झुका हुआ है। तो इसे काशी करवट मंदिर के नाम से भी हम जानते हैं, काशी करवट मंदिर। तो ये कहाँ पे है, काशी मतलब काशी वाराणसी में है। ठीक है, कहाँ पे है, मणिकर्णिका घाट है। अन्य नाम क्या है, काशी करवट मंदिर है। कितना डिग्री झुका हुआ है, 9 डिग्री झुका हुआ है। और इसकी जो स्थापना किसने करवाई थी या बनवाया किसने थे, लक्ष्मीकर्ण ने इसको बनाया था। इसके बाद जो 35 का क्वेश्चन है, यूनानी प्रभाव पाया जाता है। ठीक है, गुप्त काल में, मौर्य काल में, गांधार कला में, मथुरा कला में। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों, गांधार कला। ठीक है, अब गांधार कला क्या है, तो दोस्तों गांधार कला हमारे स्थापत्य की कला है, मंदिर निर्माण या मूर्ति निर्माण की एक कला है। ठीक है, इसमें क्या होता था दोस्तों, यूनानियों ने क्या हुआ कि अपने देवताओं की मूर्ति बनाई। लेकिन भारत में या भारत की स्थापत्य कला में देवताओं की मूर्तियों का प्रचलन नहीं था। देवताओं की मूर्ति नहीं बनाई जाती थी, उनका मुखड़ा नहीं बनाया जाता था, उनका हाथ नहीं बनाया जाता था, पत्थरों के रूप में सिर्फ पूजा की जाती थी। तो लेकिन जब यूनानी आए तो यूनानियों ने अपने जो देवी देवता या जो पूर्वज हैं उनकी मूर्ति को एक कलाकृति दी, उसे सजीव मानवीय रूप में प्रकट किया कि जिसमें उसका मुख भी है, हाथ भी है, पैर भी है। और मतलब सामान्य मानवीय भाव जो यूनानियों ने दिया था। तो जब वो भारत में आए यूनानी आक्रमण के द्वारा, तो उन्होंने जो अब हमारी भारत की जो स्थापत्य कला में, ठीक है, एक प्रभाव परिलक्षित किया, जिसके बाद सबसे पहले अगर मूर्ति बनाई गई थी तो वो गौतम बुद्ध की बनाई गई थी। ये किस पे प्रभाव पड़ा था दोस्तों, गांधार कला पर यूनानी प्रभाव के पश्चात ही ये हो पाया था कि गौतम बुद्ध की पहली मूर्ति बनाई गई थी, जिसमें उनके शरीर हम देखते हैं जो मूर्ति मार्केट में दिखती है उसी प्रकार की दोस्तों मूर्ति फिर बनने लगी थी, जिसमें जो देवता थे उनको सामान्य मानवीय रूप में चित्रित करने लगे थे स्थापत्य कला में। ठीक है, तो यूनानी प्रभाव का अगर इन ऑप्शन में आता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गांधार कला। इसके बाद दोस्तों 36वां क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकाल में दंडपाशिक था। ठीक है, द्वारपाल, न्यायिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी और राजस्व अधिकारी। ठीक है, तो इसका जो दंडपाशक का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, दंडपाशक का आंसर क्या हो जाएगा, पुलिस अधिकारी। ठीक है, मतलब हम इसको कह सकते हैं एसपी, जो जिले स्तर पे होता है ना, तो सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, दंडपाशक कहलाता था। और जो जो पुलिस होती थी, या जिसे हम मतलब सैनिक बोलते हैं, पुलिस सैनिक, इन्हें क्या बोला जाता था, भाट बोला जाता था। ये गुप्त काल से संबंधित है दोस्तों, इन्हें क्या बोला जाता था, भाट बोला जाता था। ठीक है, तो दंडपाशक कौन होता था, जो पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी, या डीजीपी ले लो, डीजीपी तो खैर स्टेट लेवल पे, जिले स्तर पे मान लो, या
डीजीपी ले लो, ठीक है, जो सबसे प्रमुख होता है राज्य स्तर पे, तो सबसे जो प्रमुख अधिकारी होता था वो दंडपाशक, और जो पुलिस के जो सबसे निचले क्रम के अधिकारी होते थे या सैनिक होते थे उन्हें भाट कहा जाता था। फिर 37वां क्वेश्चन है दोस्तों, गज हस्त मुद्रा संबंधित है भगवान शिव से, विष्णु से, बुद्ध से और गणेश से। तो दोस्तों गज हस्त लिखा है, इसका ये अर्थ नहीं हो जाए गणेश जी, गणेश जी नहीं लगाना है हमको, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भगवान शिव से संबंधित है। ठीक है, गज हस्त मुद्रा मुद्रा किससे संबंधित है? भगवान शिव से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा दोस्तों, आहत क्या होते थे? आहत क्या होते थे? भाषा होती थी, लिपि होती थी, अभिलेख होते थे, सिक्के। तो दोस्तों हम सुनते हैं आहत सिक्के। ठीक है, कि जब प्राचीन समय में या जो हमारे पूर्वज थे, जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था या मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ था, तो ये जो धातु को एक निश्चित आकृति दे देते थे, ये इस प्रकार की जो चौकोर आकृति रहेगी वो 2 रुपए की रहेगी, या फिर ये गोल वाली रहेगी ये 10 रुपए की रहेगी, या फिर ये तिकोने टाइप का पत्थर बना दिया या मुद्रा बना दी, इसका 5 रुपए रख दिया। तो ये क्या है, मतलब धातु को के निश्चित ठोक पीट कर एक निश्चित आकार देके जो सिक्के बनाए जाते थे उन्हें क्या बोला जाता था? आहत सिक्के कहा जाता था। ठीक है, आहत सिक्के कहा जाता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 39, ललित विस्तर ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? हीनयान, महायान, वज्रयान और तंत्रयान। तो दोस्तों ये जो सभी शाखाएं हैं, हीनयान, महायान, ये किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो किस संप्रदाय से संबंधित है? तो दोस्तों ये महायान शाखा से संबंधित है ललित विस्तार। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि यार ये बुक या ग्रंथ लिखा गया पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति ने लिखा, तो दोस्तों ये लंबे समय में, ठीक, लंबे वर्षों में लिखी गई है किताब है। ठीक है, जिसमें क्या है? भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हैं, भगवान बुद्ध की क्या है? शिक्षाओं का इसमें क्या है? वर्णन किया गया है। ठीक है, मतलब तो ये ललित विस्तार ग्रंथ ये क्या है? महायान शाखा संबंधित है। अब दोस्तों हीनयान कौन सी शाखा, महायान कौन सी शाखा है? तो दोस्तों इसमें भी अंतर है कि जो हीनयान है, ठीक, ये मतलब हीनयान जो शाखा है ये गौतम बुद्ध को क्या है? मानव मानती है। ठीक, और जो महायान है ये भगवान मानती है, देव मानती है। तो हीनयान और महायान में अंतर भी दोस्तों पूछा जा सकता है कि हीनयान मतलब एक सामान्य शिक्षक कौन सी शाखा मतलब बौद्ध धर्म की मानती है? तो सामान्य शिक्षक के रूप में हीनयान जो बौद्ध धर्म की शाखा है वो मानती है महात्मा बुद्ध को, और महायान शाखा इनको क्या है? दिव्य पुरुष के रूप में मानती है, भगवान के रूप में मानती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। तो ललित विस्तार एक लंबा मतलब लंबे समय में टाइम पीरियड में लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला जो क्वेश्चन है 40वां, गौतम बुद्ध के शरीर अवशेषों पर निम्न में से किस स्थल पर शाक्यों ने स्तूप बनवाया है जिसका समर्थन पुरातात्विक साक्ष्य करते हैं? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पिपरहा, यूपी में है दोस्तों। ठीक है, कि जो गौतम बुद्ध के अवशेष थे, शाक्यों ने उस पर क्या करना था? शाक्य गणराज्य था, उसने क्या बनाया था? स्तूप का निर्माण किया था। पिपरहा यूपी में आता है दोस्तों। कि फिर अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम भक्ति मार्ग पर विशेष बल दिया गया है? भगवद गीता, भगवत पुराण, विष्णु पुराण, रामायण। तो दोस्तों पहले भक्ति मार्ग क्या होता है? तो भक्ति मार्ग में आपने दोस्तों मीराबाई का नाम सुना होगा, ठीक, तुलसीदास जी का नाम सुना होगा। ये मीराबाई कृष्ण भक्त थी, ये भगवान राम के आराध्य, इनके आराध्य कौन थे? राम। तो भक्ति मार्ग में क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, ठीक है, उसको अपना आराध्य मानकर कि हाँ यही मेरे सब कुछ है, उनकी सदैव स्तुति करना। ठीक है, तो ये क्या होता है? भक्ति मार्ग। ये दोस्तों भगवद गीता में भी ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग की बात की जाती है। तो ये भक्ति मार्ग वही है कि किसी एक दिव्य तत्व की, या कोई पर्टिकुलर पुरुष हो सकता है, या एक कोई भी चीज़ हो सकती है, उसको भक्ति करना। ठीक है, तो भक्ति मार्ग का जो मध्यकाल में सीधा था कि जो एक राम भक्ति शाखा थी, एक कृष्ण भक्ति शाखा थी। तो उसके साथ ही मध्यकाल में दोस्तों एक तीसरी शाखा भी हुई थी, तो सूफी। सूफी का आपने नाम सुना होगा। तो सूफी क्या होते थे? वो अल्लाह की इबादत करते थे, या उनसे डायरेक्ट उनका कनेक्शन देखा
रहता। आपने वो गाना भी सुना है, कुन फाया कुन में वो डांस करते रहते हैं। तो दोस्तों ये भक्ति मार्ग है। तो भारत के या हिंदू सनातन संस्कृति में भक्ति मार्ग के दो संप्रदाय रहे, एक राम भक्ति शाखा, एक जो कृष्ण भक्ति शाखा, और इस्लाम में सूफी हम जो कहते हैं वो रहा है। तो इसका जो सबसे पहले वर्णन आता है दोस्तों भगवत गीता से आता है, ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता से। फिर अगला क्वेश्चन है, बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख निम्न से किस राज्यवर्ष का उल्लेख है? ठीक, तो राज्यवर्ष कहाँ है? 14 का। तो दोस्तों जो बेसनगर का जो गरुड़ स्तंभ है कहाँ है? विदिशा में है। ठीक, किसने बनवाया था? हेलियोडोरस। कौन था? यूनानी राजदूत। ठीक है, तो दोस्तों ये गरुड़ स्तंभ कहाँ पे है? विदिशा में है, मध्य प्रदेश के विदिशा राज्य में हेलियोडोरस ने बनाया था। और ये कहाँ पे है? यूनानी राजदूत, यूनानी राजदूत थे। ठीक है, तो इसका जो संबंध है दोस्तों राज्यवर्ष 14 से संबंधित है। फिर 43वां क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राजा ने वर्ण संकरता की प्रथा को समाप्त करने का दायरा किया था? ठीक है, तो वर्ण संकरता क्या होती थी दोस्तों? एक वर्ण दूसरे वर्ण के साथ शादी आदि करना। ठीक है, तो ये वर्ण संकरता होती थी। तो इसे समाप्त करने का दावा किसने किया था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक है, गौतमीपुत्र सतकर्णी ये सातवाहन शासक थे दोस्तों। इनकी जो राजधानी आंध्र प्रदेश के पास प्रतिष्ठान थी, और इन्होंने 14 या शीशे के सिक्के चलवाए। ठीक है, और इनकी एक विशेषता ये रही कि इन्होंने ब्राह्मणों को भूमिदान आरंभ करा है। ठीक है दोस्तों, तो गौतमीपुत्र सतकर्णी और ये सातवाहन वंश मतलब भारत का एकमात्र ऐसा राजवंश रहा कि जो अपनी माताओं के नाम से जाना जाता है। जैसे हम देखते हैं कि ये उनका लड़का है, ठीक है, इनके पिताजी का नाम ये है वो है, तो ये अपनी माता के नाम से गौतमीपुत्र सतकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पुलुबिमी। तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? सातवाहन से संबंधित है। ठीक है, जिन्होंने वर्ण संकरता, तो गौतमीपुत्र सतकर्णी इसका आंसर हो जाएगा। फिर 44वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग कंठक शोधन से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो है न्यायालय होता था कंठक शोधन मौर्य काल में। ठीक, मौर्य काल में दो प्रकार के न्यायालय होते थे, कंठक शोधन होता था, ठीक, कंठक शोधन, और दूसरा व्यवहारिक न्यायालय। ये कंठक शोधन होता है दोस्तों आपराधिक मामलों को देखता था, आपराधिक या मारपीट वाले, हत्या वाले मामले। और ये दीवानी मामले मतलब क्या होता है? पैसे के लेन देन से संबंधित वाले। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो न्यायपालिका। ठीक है, मतलब जो कंठक शोधन होता था वो वह न्यायाधीश होता था जो फौजदारी मामलों को देखता था या जो मारपीट वाले मामले। और इसी में मौर्य काल में जो दीवानी मामले को क्या बोला जाता था? व्यावहारिक बोला जाता था। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है 45 का, निम्न से कौन बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है? ठीक है, अंड मेदी छत्र अंतराल। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतराल। फिर 46वां क्वेश्चन, निम्नलिखित मूर्तियों में से कौन पल्लव काल की विशेषता है? ठीक है, सोमस्कंद, गणेश, नटराजन, अनंत शयन विशेषता है। तो इसकी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? सोमस्कंद। तो पल्लव काल की ओर जो मूर्ति कला की दोस्तों मामल्य शैली है। ठीक, मामल्य। ठीक है, ये शैली किस तो दोस्तों पल्लव काल से संबंधित है। जो दक्षिण भारत की शैली है दोस्तों पल्लव काल, जिसमें हम देखते हैं कि जो मूर्ति है दक्षिण भारत की शैली में, हमारे यहाँ पे क्या होता है कि मंदिर क्या रहते हैं? ऐसे रहते हैं, और यहाँ पे गुम्बद बना रहता है। पल्लव काल में कैसे रहते हैं? इस प्रकार के जो मंदिर बनाए जाते थे, ये पल्लव काल से संबंधित होता है। ठीक है, मतलब इनका जो ऊपरी भाग होता है वो तिकोना ना होकर एक प्रकार से थोड़ा सा सपाट रहता था। ये हो जाती है दोस्तों पल्लव काल की विशेषता। फिर महात्मा बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्य आनंद की प्रथम बौद्ध संगति में भूमिका, ठीक, क्या थी? महात्मा बुद्ध के प्रथम शिष्य आनंद की बौद्ध संगति में भूमिका, बौद्ध धर्मावलंबियों को विभाजन को रोकना, सभाध्यक्ष की
सुत्त पिटक की पाठ करना, मठों का नेतृत्व करना। तो दोस्तों सुत्त पिटक, ठीक है। 3 पिटक है दोस्तों, तो इसका सुत्त पिटक का पाठ करना ये किसने किया है? आनंद ने करा है। इसमें 3 पिटक है दोस्तों, ठीक है। सुत्त पिटक, ठीक, और फिर है विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, जिसमें पहला पिटक होता है जिसका निर्माण प्रथम बौद्ध संगति में हुआ है, वो सुत्त पिटक। फिर दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है दोस्तों अभिधम्म पिटक। तो ये त्रिपिटक नाम से इसको बौद्ध धर्म में दोस्तों जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, हेनशांग ने पल्लव राजवंश के निम्नलिखित में से किस शासनकाल में कांची का भ्रमण किया था? कांची जो पल्लवों की राजधानी थी, ठीक। हेनसांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 में आया था, ठीक, चीनी यात्री था। तो इन्होंने दक्षिण भारत गए थे, ठीक है। तो इसका जो आ जाएगा दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम इसका आंसर आ जाएगा। तो हेनसांग ने नरसिंह वर्मन प्रथम जो पल्लव शासक थे उसके शासनकाल में कांची का भ्रमण किया था। और नरसिंह वर्मन की विशेषता है दोस्तों कि इन्होंने चालुक्य नरेश, ठीक, को हराया था। फिर 49 में क्वेश्चन है दोस्तों, वातापी के चालुक्य वंश के किस शासक ने पृथ्वी वल्लभ सत्राश्रय, ये वेरी वेरी आईएमपी है दोस्तों और पूछा गया है, पृथ्वी वल्लभ सत्राश्रय, ठीक है, पृथ्वी वल्लभ सत्राश्रय की उपाधि धारण करी थी? तो दोस्तों इसका आ जाएगा ऑप्शन क्या, राजा जयसिंह कीर्तिवर्मन। तो इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशन द्वितीय। ये चालुक्य नरेश थे, पुलकेशन द्वितीय, इनको किसने हराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। पल्लव नरसिंह वर्मन प्रथम की अभी हमने बात करी ना, जिसके शासनकाल में हर्षवर्धन गया था। तो पुलकेशन द्वितीय को किसने हराया था? किसने हराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था। फिर इसके बाद दोस्तों 50वां क्वेश्चन आ जाएगा, कल्हड़ की राजतरंगी कितनी तरंगों की बात की गई? ये दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन 9 दिए हैं। ऑप्शन 9 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो दोस्तों 8, इसका आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। तो कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है इससे हमें जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है, ठीक। कल्हड़ के इससे किसकी मिलती है? जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो 2 यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएंगे। कल्हड़ राजतरंगिणी किसने लिखा है? ये भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। किसने लिखा है? कल्हड़ द्वारा। और इससे किसकी कितनी तरंगे है? इसमें 8 तरंगे हैं। और इससे कहाँ की जानकारी प्राप्त चलती है? तो जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में कि वहाँ पे कौन कौन से राजवंश रहे हैं उनके बारे में दोस्तों जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा होगा, इसलिए कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और सबसे बड़ी बात जो है कि आप इस सेशन से जुड़े रहेंगे तो आपकी तैयारी और धारदार और पेनी और सटीक हो जाएगी, जिससे कि आप 1-2 क्वेश्चन से जो आपकी बचने की जो बच जाते हैं आप सिलेक्शन से, उन चीज़ों से आप बच जाओगे, क्योंकि आपको पेपर की सही अप्रोच पता चल जाएगी। इसलिए दोस्तों आप जुड़े रहें तो आपका फ़ायदा निश्चित रूप से होगा। दोस्तों मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि आपकी हर तमन्ना जल्द से जल्द मुकम्मल हो और ईश्वर आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ। धन्यवाद।